नमस्कार दोस्तों। आज हम द्वितीय पीयूसी के एकांकी सूखी डाली का दूसरा दृश्य देखने जा रहे हैं। पहले दृश्य में हमने देखा कि दादाजी के घर में या तो मूलराज के घर में एक शादी हुई थी। छोटी बहू बेला के आ जाने से घर में थोड़ी हलचल मच गई थी। जिस तरह से पानी में पत्थर फेंकने के बाद लहरें उठती है, वैसे ही घर में छोटी बहू आने की वजह से थोड़े तकरार होने लगे थे। तो इस तरह से हमने देखा और पति पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ, उसके बारे में भी देखा। तो घर के फर्नीचर के बारे में थोड़ा झगड़ा हुआ और उखाड़ कर बाहर फेंक दिया। ये सब हमने पिछली क्लास में देखा था। तो आज की क्लास में दूसरा दृश्य जो है वह यहाँ पर दादाजी आराम कर रहे हैं और करमचंद उनके पास बैठे उनके पांव दबा रहा है। तो उस वक्त दादाजी और करमचंद मतलब उनके मंझला लड़का करमचंद, तो दोनों के बीच में क्या बातचीत होती है, दादाजी और करमचंद के बीच में क्या बातें होती हैं, वही यहाँ पर दूसरे दृश्य में बताने की कोशिश की है। तो पर्दा उठने के साथ करमचंद की भ्रुकुटियाँ तन गई हैं और करमचंद वहाँ पे बच्चे खेल रहे थे और नल की आवाज़ आ रही थी। तो उसे क्रोधित होकर गुस्से से, जगदीश क्या खटखट लगा रखे हो, थोड़ा आराम करने दो दादाजी को, अभी अभी खाना खाकर बैठे हुए हैं, इस तरह से यहाँ पर कहते हैं। तो दादाजी इसकी बात सुनकर, नहीं रहने दो, खेलने दो, बच्चे खेलेंगे नहीं तो क्या करेंगे, आंगन में लगा दी और उनसे रहने दो, खेलने दो, इस तरह से कहते हैं। तो वहाँ बच्चे आंगन में एक छोटी सी डाली लेकर उसे लगा रहे हैं, पेड़ की तरह खेल रहे हैं। तो करमचंद यहाँ पर धीरे धीरे कहने लगता है, परिवार के बारे में यहाँ पर चर्चा होती है। परिवार में यहाँ पर थोड़ा हलचल मच गई थी, वही यहाँ पर बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जब दादाजी कहते हैं कि हमारा यह परिवार बरगद के एक महान पेड़ की तरह है, या तो महान पेड़ की भांति है, इस तरह से कहते हैं। तो करमचंद वहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब इस पेड़ से एक डाली टूटकर अलग होना चाहती है। इस तरह से कहने के बाद दादाजी चिंता से कौन अलग होना चाह रहा है, क्या कहते हो, इस तरह से प्रश्न अचंभित होकर या तो चिंता से पूछने लगते हैं। तो शायद छोटा अलग होना चाहता है, इस तरह से करमचंद कहते हैं। मतलब छोटा का मतलब होता है परेश। परेश क्यों, क्या कष्ट है, इस तरह से दादाजी पूछते हैं। तो करमचंद कहता है कि कष्ट उसे नहीं, छोटी बहू को है, इस तरह से करमचंद कहते हैं। तो दादाजी, मुझे किसी ने बताया तक नहीं, इतनी शिकायत हो गई और मुझे यहाँ तक अब तक कोई बताया नहीं। थोड़ा देखिए, ज़िंदगी में या तो परिवार में हल्की सी खरोंच भी यदि तत्कालीन दवाई न लगा दी जाए तो वह बढ़कर एक बड़ा घाव बन सकती है और घाव नासूर हो जाता है, फिर लाख मरहम लगाओ ठीक नहीं होता। इसलिए यहाँ पर दादाजी इस तरह से कहते हैं, मतलब छोटी सी गलती होती है तो उसे सुधारने का मौका मिलता है। अगर छोटी गलती को भी हम छोड़ देते हैं तो आगे चलकर वो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, इस तरह से बताने का उद्देश्य है। तो करमचंद यहाँ पर कहता है कि नहीं, हकीकत में यहाँ पर कुछ और है। छोटी बहू के मन में दर्प की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा है। मैंने जब मलमल के थान और रजाई के अभरे ला कर दिए थे, वह उनसे धिक्कार कर वह अच्छे ने इस तरह से नापसंद करके वह वापस कर दिए हैं। तो अपने मायके को ही वह अपने यहाँ के ससुराल से ज़्यादा मायके को ही अच्छा समझती है, इस तरह से यहाँ पर करमचंद उनकी या तो बेला की कंप्लेंट करता है। तो करने के बाद दादाजी कहते हैं, बेटा, बड़प्पन बाहर की वस्तु नहीं, बड़प्पन तो मन का होना चाहिए। और फिर बेटा, घृणा को घृणा से नहीं मिटाया जा सकता। बहू के दिल में घृणा के बदले घृणा दी जाए तो क्या उसे वहाँ पे कुछ वो पा सकती है, वो तो पृथक ही रहेगी, अलग ही रहेगी ना। तो इसीलिए घृणा के बदले स्नेह मिले तो वह सारी घृणा धुंधली पड़ सकती है। तो इस तरह से घृणा के बदले स्नेह प्यार दिया जाए तो वह भूल सकती है, वरना घृणा के बदले घृणा ही मिल सकती है, इस तरह से कहते हैं। और वहाँ पर तभी भाभी
आती है और कहती है कि दादाजी, मल्लू और जगदीश ने मेरा वट उखाड़ दिया। तो वहाँ पे कहते हैं कि बच्चे खेल रहे थे, तो मल्लू कहता है, मल्लू और जगदीश दोनों मिलकर उनका पेड़ उखाड़ कर फेंक दिए, इस तरह से कहते हैं। तो दादाजी, बच्चे ऐसा नहीं करते, ठहरो, भाषी लड़ो मत। जाकर करमचंद को कहते हैं कि जाओ थोड़ा उनको लड़ाई से छुड़वा दो। तो दादाजी, आओ बेटा परेश, इस तरह से कहते हैं। तो परेश का प्रवेश होता है, तो उसे बुलाते हैं और अपने पास बिठाते हैं और कहते हैं कि देखो बेटा, मैंने 2 कपड़े दिया था छोटी बहू को, वो धो डाले हैं, यानी धो दिए हैं, तो मुझे ला कर दे दो, इस तरह से कहते हैं। लेकिन परेश लज्जित रहकर चुप होता है और कहने लगता है, मैं बहुत ही लज्जित हूँ, क्योंकि इस तरह से कहने के बाद क्या हुआ, धुले नहीं तो धुल जाएंगे, चिंता क्यों करते हो। तो उसे यहाँ पर परेश को ऐसे कह के आओ मेरे पास बैठो, इस तरह से कह के उनके पास बिठाते हैं और पूछताछ करते हैं कि क्या हुआ। तो कहते हैं कि मुझे करमचंद ने बताया था कि तुम्हारी बहू जो रजाई अबरे ला कर दिए थे उसको नापसंद कर दिए है। क्यों, क्या हुआ। छोटी बहू को अगर पसंद नहीं है तो ठीक है, वो अब नए ज़माने की लड़की है, तो उसे नए तरीके से ख़रीदना ज़रूरी है। तो एक काम करो, तुम छोटी बहू को बाज़ार ले जाओ और उनकी पसंद की चीज़ें ले आओ, और इंदु की भी दहेज की तैयारी करने में भी सहायता होगी, इस तरह से परेश को कहते हैं। तो जी ठीक है, इस तरह से कहता है, और मैं भी उसी बात पर चर्चा करने के लिए आया था। तो क्या। तो परेश कहता है, बेला का मन ही नहीं लगता यहाँ पर। क्यों। दादाजी कहते हैं, आकर कितने दिन हुए जो उसका मन लगे, तो थोड़े दिन लगेंगी, उसके बाद उसका मन लगेगा, इस तरह से दादाजी कहते हैं। लेकिन परेश वह नहीं, उसका मन ही नहीं लगता। क्यों, क्या गलती है, क्या हो रहा है, इस तरह से कहने के बाद वहाँ पे परेश कहता है कि कोई भी उसे पसंद नहीं करता, सब उसकी निंदा करते हैं। भाभी अभी मेरे पास माँ, बड़ी ताई, मंजली ताई, बड़ी भाभी, मंजली भाभी, इंदू, रजवा सब आए थे, उसकी शिकायत करते रहे, तो ताने दिए थे, किंतु उसके हाथ बिक गया है। तो इस तरह से मुझे भी खरी खोटी सुनाकर चले गए। तो आप ही बताइए कि मैं क्या कर सकता हूँ। और यहाँ पर दादाजी, हाँ हाँ और कहो, इस तरह से कहते हैं। तो परेश कहती है कि आज़ादी चाहती है। परेश कहता है कि बेला को आज़ादी चाहिए, दूसरे का हस्तक्षेप नहीं चाहिए, दूसरों की आलोचना उसे पसंद नहीं है, इस तरह से कहते हैं। तो दादाजी कहते हैं, देखो बेटा, तुम्हारी जो पत्नी है सबसे छोटी है, इसीलिए सभी लोग उसकी आलोचना करते हैं, आदेश देते हैं, तो वह अपना कर्तव्य मानते हैं, उसको गलत कैसे समझना। तो परेश कहता है, वह अपनी गृहस्थी बसाना चाहती है, अलग से बसाना चाहती है, तो उसे रोकने वाला टोकने वाला कोई नहीं होना चाहिए, स्वच्छंद से जीना चाहती है। इसलिए वह बाग वाला मकान अगर मुझे मिल जाता तो यहाँ पे सुख और शांति रह सकती थी, और मैं भी कितने दिन तक यहाँ पर रहने वाला हूँ, तबादला होने के बाद मैं भी यहाँ से जाऊँगा, तब तक थोड़ा अन्य मनस्कता तथा तिलमिलाहट उसके से थोड़ा कम हो सकती है। इस तरह से कहने के बाद दादाजी कहते हैं, देखो बेटा, तुमने जो बताया वो बिल्कुल सही है, लेकिन तुम जानते हो कि मेरे जीते जी यह असंभव है। ध्यान कर परिवार का ध्यान करता हूँ तो मेरे सामने एक वट का महान पेड़ घूम जाता है, शाखाओं, पत्तों, फलों, फूलों से भरा पूरा, और फिर मेरी आँखों के सामने इस महान वृक्ष की डालियाँ टूटने लगती है, तो वह केवल ठूंठ रह जाता है। तो ना बेटा, मैं अपने जीते जी यह सब न होने दूंगा, तुम चिंता ना करो, मैं सबको समझा दूंगा। घर में किसी को तुम्हारी पत्नी का तिरस्कार करने का साहस न होगा। इतनी पढ़ी लिखी लड़की हमारे घर में आई है, तो मूर्खता से हम उसका परेशान कर देंगे, ये असंभव है। तो उसे वही आदर सत्कार मिलेगा जो उसे अपने घर में प्राप्त था। तो इस तरह से कहते हैं, तो जैसी आपकी मर्जी, जैसा आपको उचित लगे, परेश कहता है। तो दादाजी, अब चिंता मत करो, तुम जाकर बाज़ार से उसको चीज़ें ला कर दो, या तो उसको शॉपिंग करवा के आओ, मैं उसको समझाता हूँ, घर के सभी लोगों को समझाता हूँ। तो परेश चला जाता है। तो दादाजी
तुम उसे साथ ले जाकर अपनी शेष चीज़ें खरीद लेना और उसे खुश रखना और तुम्हारी तरफ से कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ऐसे वहाँ पे बताता है। तो दादाजी उसे परेश जाने के बाद रजवा को बुलाते हैं। रजवा को बुला के घर के सभी सदस्यों को बुलाते हैं, बेला को छोड़कर या तो छोटी बहू को छोड़कर बाकी सभी लोग बुलाने के लिए कहते हैं। तो रजवा बुलाती है, सभी लोग आते हैं। आने के बाद बैठकर बातें करते रहते हैं कि देखिए मैंने यहाँ पे जो छोटी बहू बेला के बारे में जो सुना है, क्या वो सच है? इस तरह से कहने के बाद इंदु भी बातें करें। दादाजी इस तरह से बात करके वो कुछ कहना चाहती है कि दादाजी उसको रोकते हैं, देखो पहले मेरी बात सुनो बेटा, उसके बाद में तुम्हारी मैं सुनूंगा, इस तरह से कहते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से दादाजी समझाते हैं और जानकर बड़ा दुख हुआ कि हमारे घर में ऐसे बहू का अपमान हो रहा है, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसलिए इतनी पढ़ी लिखी लड़की हमारे घर आई है तो उसका आदर करना हमारा कर्तव्य है। तो इसलिए वहाँ पर कहते हैं कि देखो बेटा, बड़ा वास्तव में कोई उम्र से या दर्जे से नहीं होता, बड़ा तो बुद्धि से होता है, योग्यता से होता है। तो छोटी बहू अ, उम्र में छोटी है लेकिन अक्ल में सबसे निश्चित ही बड़ी है। हमें चाहते हैं कि उसकी बुद्धि से, उसकी योग्यता से लाभ उठाएं। मेरी इच्छा है कि उसे यहाँ वही आदर सत्कार मिले जो उसे अपने घर में प्राप्त था। सब उसका कहना माने, उसके परामर्श लें और मैं प्रसन्न होऊंगा। यदि उसका काम भी आप लोग आपस में बांट लें तो मुझे बहुत ही खुशी होगी, इस तरह से। तो बेटा, यह सब कुटुंब एक महान वृक्ष की तरह है, हम सब इसकी डालियां हैं। डालियां डालियां ही से पेड़ है और डालियां छोटी हो या बड़ी, सब उसकी छाया में बढ़ते हैं। मैं नहीं चाहता कोई डाली इससे टूटकर पृथक हो जाए। तुम सदैव मेरा कहाँ मानते आ रहे हो, ये भी मेरा एक कहना मान लेंगे तो ये जो विशाल वट वृक्ष अच्छा रहेगा। तो इस तरह से कहते हैं और इंदु से कहते हैं, सभी को इस तरह से कहकर भेज देते हैं। इंदु और मंजली भाभी को वहाँ पर थोड़ा रोकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर रोकने के बाद कहते हैं कि तो किस तरह से अब यहाँ पे हो रहा। तो मंजली भाभी को कहती हैं कि देखो तुम थोड़ा हंसी मजाक ज़्यादा मत करो उसके साथ, थोड़ा तुम्हारी हंसी कभी कभी द्वेष का कारण भी बन सकती है, इस तरह से कहते हैं। और इंदु को कहते हैं कि देखो बेटा, तुम्हारे से बड़ी भाभी है, बुद्धिमती है, सुशिक्षित है और सुसंस्कृत है। तुझे उससे सीखना चाहिए, उससे लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। इस तरह से ज्ञानार्जन करो, इस तरह से उनको समझाते हैं। कहने के बाद इंदु भी ठीक है, इस तरह से उनकी आज्ञा का पालन करते, आपके बाद से आपको शिकायत का अवसर ना मिलेगा, इस तरह से कह के वो अभी चले जाते हैं। तो सभी चले जाने के बाद मल्लू, भाशी, जगदीश जो छोटे बच्चे थे वो खेल रहे थे। तो उस वक्त यहाँ पर आकर कहते हैं कि तुम सुन चुके हो तो आओ भाशी, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। बच्चे आओ, चांद राजा तारा राजा सुनाते हैं। और एक था बरगद का पेड़, इस तरह से कहते हैं। तो कहने के बाद मल्लू कहता है कि हर बार सिर्फ वही कहानी सुनाते हैं कि एक था बरगद का पेड़, वो कहानी सुन सुन कर तो हमें बेजार आ गया। इस तरह से कहने के बाद दादाजी कहते हैं कि यही कहानी तो एक तो कुटुंब का है, समाज का है, राष्ट्र का निर्माण करती है। यही तो जीवन को सुदृढ़, विशाल और महान बनाती है। इस तरह से यहाँ पर कहकर वह हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं और पर्दा गिरता है। तो इस तरह से यहाँ पर घर में हुई समस्या को समाधान ढूंढने के लिए दादाजी एक मीटिंग बुलवाते हैं, एक सभा बुलाकर सभी लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। तो आगे क्या होता है हम तीसरे भाग में देखेंगे। धन्यवाद।